हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीडिंग क्लासेस। माई सेल्फ अंकुश ठाकुर। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर 1 फॉर क्लास 11th। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये कह लो कि 11th स्टैंडर्ड ही नहीं बल्कि अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सारी की सारी अकाउंटिंग ही इस सिस्टम को फॉलो करती है, डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने गए हैं, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या फिर गैप हो, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो, ये सभी डबल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करते हैं, यही एक्सेप्टेबल है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डबल एंट्री सिस्टम। पहला पॉइंट है डुअल आस्पेक्ट। डुअल आस्पेक्ट में क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम क्या है? आप कंफ्यूज मत होना है कि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको 2 बार रिकॉर्ड करना है, 2 बार लिखना, या उसकी अमाउंट डबल डबल टाइप करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम में जो डुअल एस्पेक्ट कहता है वो एक ये रूल बताता है कि कोई भी हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे अपने डेली लाइफ के एग्जांपल ले लो आप, कोई भी छोटी छोटी आप डेली लाइफ में कोई ट्रांजैक्शन करते हो। आप किसी शॉप पे जाते हो, आप पेन खरीदते हो, आप 5 रुपए का पेन है, आप शॉपकीपर को 5 रुपए दोगे, बदले में वो आपको पेन दे देगा। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? आपने पेन खरीदा लेकिन आपने 5 रुपए पे किए। ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन का पूरा रिजल्ट क्या था कि आप जब कुछ खरीद रहे हो उसके बदले में आपको कुछ पे करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है। और शॉपकीपर को क्या है, शॉपकीपर कुछ ले रहा है आपसे, पैसे ले रहा है, तो उसके बदले में उसको आपको प्रोडक्ट देना पड़ रहा है, पेन प्रोवाइड करना पड़ रहा है। इसी की तरह आप किसी और शॉप पे जाते हो, आप सपोज बिस्किट भी खरीदते हो, बिस्किट आपको 10 रुपए का पड़ता है, तो फ्री में तो देगा नहीं शॉपकीपर, उसके बदले में आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे, उसको कैश देना पड़ेगा और उसके बदले में आपको बिस्किट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं उसके हमेशा 2 एस्पेक्ट रहते हैं, गिव एंड टेक। आप कोई सर्विस किसी रिसीव कर रहे हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, कोई फूड आपको सर्व करता है वो, तो उसके बदले में क्या आप बिल पे करते हो। तो ये कोई सर्विस हो गई, या कोई आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ, ब्रॉडबैंड लगा हुआ, आप सर्विस यूज़ करते हो पूरा मंथ, जियो फाइबर है, एयरटेल या कोई और है, किसी भी कंपनी का आप नेट यूज़ करते हो, 1 महीना सर्विस यूज़ करते हो, तो फ्री में तो करते नहीं हो, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में आपसे चार्जेस लेते हैं, मंथली के एडवांस से चार्ज ले लेते हैं, 500 रुपये हो गए या 1000 रुपये हो गए, उसके बाद आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन का जो है वो डुअल एस्पेक्ट रहेगा ही रहेगा। आपको कुछ मिल रहा है तो उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ पे किया है। तो बिजनेस में तो सिर्फ अकाउंटिंग की वर्ड में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो इससे क्लियर है कि अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम कुछ पे कर रहे होंगे कैश में, या तो क्रेडिट, एक बार में तो क्रेडिट ले रहे हैं, फ्यूचर में चल के कैश पे करेंगे, या तो हम कुछ सेल कर रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके बदले में हमें कैश आएगा कभी ना कभी, तो या तो फ्यूचर में आएगा अगर क्रेडिट में परचेज कर रहा है, वो कुछ महीने बाद आए, कुछ दिनों बाद आए, या तो ऑन द स्पॉट या वो कैश पेमेंट कर रहा है। तो ये होते हैं ट्रांजैक्शन में डुअल एस्पेक्ट। सेकंड आते हैं हम लोग डेबिट और क्रेडिट में। अब डबल एंट्री करने से पहले ना इन 2 वर्ड्स को जान लेना बहुत जरूरी है कि डेबिट और क्रेडिट आखिर है क्या। जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी ना, उनको जब हम एंट्री की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये 2 वर्ड्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये 2 वर्ड्स के बेसिस पे ही एंट्री कंप्लीट होती है। अब ये जो मैंने डबल एंट्री सिस्टम बताया आपको टॉपिक, इसमें ये जो डेबिट एंड क्रेडिट है यही डबल एंट्री सिस्टम बनाते हैं। जो आप 2 डुअल एस्पेक्ट होंगे, गिव एंड टेक का मैंने जो बताया था, जिसमें आप परचेज करते हो कुछ, आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा, आपने कैश दिया, तो आपके पास जैसे बिस्किट आ रहा है और कैश गया है, या फिर आपने पेन खरीदा है, आपके पास पेन आ रहा है और आपने कैश पेमेंट की है। तो इन दोनों में डुअल एस्पेक्ट में डेबिट और क्रेडिट का रोल प्ले आता है बाद में। रोल प्ले कैसे करते हैं उससे पहले मैं आपको ये जो 6th पॉइंट है, आप एक बार इस पे नज़र मारो कि जो डेबिट होता है ना, वो सबसे पहले एंट्री करते टाइम डेबिट रिकॉर्ड होती है, डेबिट का ट्रांजैक्शन मतलब डेबिट का एस्पेक्ट जो होगा, उसके बाद क्रेडिट का एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है। ये मैंने लिखा भी उसी तरीके से है कि डेबिट जो पहले लिखा है उसके स्लाइटली राइट साइड में क्रेडिट को शो किया मैंने। एंट्री इसी तरीके से रिकॉर्ड होती है, जो आप डेबिट लिखोगे उसके स्लाइटली राइट साइड में क्रेडिट की ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड की होगी। अब डेबिट और क्रेडिट का जो मतलब क्या है, एक्चुअली अगर डेबिट और क्रेडिट का आप रूल समझोगे अभी इस लेक्चर में डबल अकाउंटिंग सिस्टम में, तो वो बहुत ही वास्ट है, वो घंटों का लेक्चर बन जाएगा, क्योंकि इसमें ना क्लासिफिकेशन है डेबिट और क्रेडिट की, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब अकाउंट्स हैं, उसके अंदर अंदर कौन सी कैटेगरी के अकाउंट आते हैं,
मॉडर्न क्लासिफिकेशन के रूल्स अलग हैं, 5 रूल्स हैं उसके, उसमें डेबिट और क्रेडिट, कुछ अकाउंट है स्पेसिफिक 5, उसमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कैसे प्ले करते हैं। तो ये हमें समझना नहीं, क्योंकि ये जैसे जैसे अकाउंटिंग चलती जाएगी अब खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे आपके आने वाले चैप्टर्स में। और रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट तो आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है पूरा 11th के स्टैंडर्ड में, आगे चल के एक चैप्टर में आएगा, और पूरा का पूरा चैप्टर ही रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट पे बेस्ड है। अभी इसको हम इतना समझेंगे, अब ये मान के चलो कि डेबिट का मतलब, एक एस्पेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट का मतलब कुछ आ रहा है बिजनेस में, हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, और क्रेडिट का मतलब हम कुछ दे रहे हैं, हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सर्विस हो गया या कोई प्रोडक्ट हो गया, रिसीव कर रहे हैं, कोई कैश रिसीव कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट रिसीव, कोई कैश रिसीव कर रहे हैं, कोई चेक रिसीव कर रहे हैं। तो ये किसी भी तरह की जो ट्रांजैक्शंस होगी, हो सकता है कुछ परचेज कर रहे हैं हम लोग, एसेट परचेज कर रहे हैं, कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, वो भी एसेट का ही पार्ट है, उसके बदले में हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है डेबिट और क्रेडिट का एक एस्पेक्ट है। बस आप अभी इतना ही समझो कि डेबिट का मतलब जो हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट का मतलब जो हमसे जा रहा है, क्योंकि इसकी अब डिटेल जो है नेक्स्ट चैप्टर में सारी क्लियर हो जाएगी। ये सिर्फ आप डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए इतना याद रखो कि एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करना, डबल एंट्री है क्या। तो ये थे हमारे वर्ड डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद आता है 2 और मोर अकाउंट इन सिंगल ट्रांजैक्शन। अब जब भी कोई चीज़ खरीदते हो, पेन की एग्जांपल ले लो या बिस्किट की एग्जांपल ले लो, उसमें क्या रहेगा कि अगर आपने पेन खरीदा है, उसके बदले में कैश दिया आपने, तो क्या 2 चीज़ें इन्वॉल्व हुई इसमें, पेन और कैश। बिस्किट के केस में बिस्किट और कैश इन्वॉल्व हुआ है, तो हर ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। तो अकाउंटिंग उसको, उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एज अ अकाउंट देखता है कि कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो पेन हो गया, अकाउंट हो गया, पेन को मान लो आप स्टेशनरी में डालो, या कुछ मशीनरी खरीद रहे हो आप बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए, तो मशीनरी क्या है, वो एसेट का पार्ट, एसेट में काउंट होता है, फिक्स्ड एसेट में आता है। तो अकाउंटिंग उसको ट्रांजैक्शंस को कैसे देखेगी, वो देखेगी अकाउंट के रूप में, कि मेरे एक अकाउंट है जिसमें से मशीनरी मेरे पास आई है, तो उस मशीनरी अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ा है, और मशीनरी खरीदने के लिए मैंने कैश दिया है सेलर को, तो मेरे कैश अकाउंट में क्या फ़र्क पड़ा। अब मेरे पास 2 अकाउंट थे, सपोज करो 2 अलग अलग बुक्स बना रखी मैंने अकाउंट्स की, एक में मशीनरी का हिसाब किताब है, जितनी भी मशीनरी खरीदूंगा मैं, एक में मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, जितना भी मैं कैश आएगा मेरे पास बिजनेस में जाएगा मैं उसका हिसाब रखूँगा। अब जब मैंने मशीनरी खरीदी तो मैंने मशीनरी बिजनेस में रखी, उसको रिकॉर्ड कर लिया मशीनरी अकाउंट में कि मशीनरी मैंने परचेज की है। अब उसके बदले मैंने कैश पेमेंट दी है, तो मैंने अपने ऑफिस से चेक निकाल के अपने बैंक अकाउंट से जो भी पेमेंट करनी होगी मैंने सेलर को पेमेंट कर दी, कैश दे दिया उसको कि 1 लाख की मैंने मशीनरी आपसे परचेज की, तो आप 1 लाख कैश रखो, मैंने मशीनरी रख ली है। तो हम कैश में क्या करेंगे, 1 लाख कम कर देंगे, क्योंकि 1 लाख हमसे चला गया, हमने मशीनरी खरीदी थी, और मशीनरी अकाउंट में 1 लाख हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक एसेट आ गया, मशीनरी में कुछ आया है। तो ये गिव एंड टेक का कंसेप्ट हो गया। ये हम अपने अकाउंट जो बुक्स होंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे, उसमें रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है जो सेलर होगा वो भी अपनी बुक्स बनाता है, वो अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा सारी ट्रांजैक्शंस, वो भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा होगा, तो वो ऐसे रिकॉर्ड करेगा। उसके पास कैश आ रहा है, उससे मशीन जा रही है, जैसे हम रिकॉर्ड करेंगे वो अपनी बुक में अपने तरीके से, अलग तरीके से रिकॉर्ड करेगा। लेकिन जो बिजनेस में जब हम डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड करते हैं, हम किसकी बुक बना रहे हैं, हम अपना अकाउंट बना रहे हैं, हमारा अपना बिजनेस है, तो हम अपने को खुद को देख के रिकॉर्ड करते हैं अपने हिसाब से, क्या हमें डेबिट करना है, क्या हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि जो बेच रहा है वो उसकी जिम्मेवारी, उसकी सरदर्दी है, वो कैसे रिकॉर्ड करेगा ट्रांजैक्शंस को। तो ये था हमारा डेबिट एंड क्रेडिट का, और 2 और मोर ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन, या 2 और मोर देन अकाउंट्स इन्वॉल्व, 2 और मोर देन या 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन अ सिंगल ट्रांजैक्शंस। अब 2 अकाउंट्स की मैंने एग्जांपल दी, पेन और कैश की, या फिर बिस्किट और कैश की, इसमें इन्वॉल्व है, अलग अलग अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम में ही होता है। कंप्लीट रिकॉर्ड या कंप्लीट एंट्री, अब तुम्हारे पास पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की। अब सपोज करो, अब तुम आधी इन्फॉर्मेशन नोट करो कि मेरे से कैश गया, मैंने कुछ खरीदा था, या फिर ये लिख दो कि मैंने पेन खरीदा था, तो ये तो इनकम्प्लीट हो गया ना। इनकम्प्लीट तभी होगा ना जब आपने ये शो किया हो पूरा कि मैंने पेन खरीदा था, उसके बदले मैंने कैश की पेमेंट की, या मैंने मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की, उसके बदले में हो सकता है मैंने बड़ी पेमेंट तो मैंने चेक से पेमेंट की हो, मेरे बैंक अकाउंट से कम हुआ हो, जो मेरे पास कैश पड़ा, हार्ड कैश पड़ा है, नोट पड़े मेरे पास, जो करेंसी पड़ी है वो कम ना हुई हो। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्लीट रिकॉर्ड एंट्री दर्शाती है। हमारे पास पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया एक बार।
अगर रिकॉर्ड पूरा अवेलेबल है उससे क्या है, हम जनरल में जो प्राइम बुक है उसमें एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। लेजर अकाउंट्स में मैंने बोला था डिफरेंट अकाउंट्स आते हैं, जैसे कि अभी मैंने मशीनरी और कैश अकाउंट की एग्जांपल दी। मशीनरी अकाउंट की पूरी हिसाब किताब रख दिया जाएगा, कैश अकाउंट का पूरा हिसाब किताब रख लिया जाएगा। उनके जो बैलेंस होंगे टोटल में अकाउंटिंग ईयर के एंड में, उससे फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जितने भी टोटल अकाउंट है उनके बैलेंस नोट किए जाते हैं, 2 कॉलम बना के, डेबिट और क्रेडिट बना के। जो डेबिट के बैलेंस होंगे डेबिट में डाल दिए जाएंगे, जो क्रेडिट अकाउंट के बैलेंस होंगे वो क्रेडिट में डाल दिए जाएंगे। उनका टोटल किया जाता है, दोनों का टोटल मैच करना चाहिए। उसके बाद ही ये जब तीनों बन जाते हैं, रिकॉर्ड्स बन जाते हैं, उसके बाद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। P&L अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट बनेगी आपकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनेगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। और इसीलिए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गए या गैप हो गए, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गए, इस मेथड को एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करने के लिए कहते हैं। और अगर आप इस मेथड को फॉलो नहीं करते हो, कोई भी अकाउंटिंग आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो बिना इस मेथड को फॉलो किए, इसके रूल्स को फॉलो किए, तो वो इनवैलिड मानी जाती है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो आपका वैलिड प्रूफ नहीं रहेगा अकाउंटिंग का। तो ये थी कंप्लीट रिकॉर्ड, कंप्लीट एंट्री। अब कंप्लीट रिकॉर्ड का एक और बेनिफिट है। कंप्लीट रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो गई, तो आपको इनकम टैक्स की जो रूल्स होंगे, गाइडलाइंस होंगे, उनके अकॉर्डिंग जो रिटर्न्स फाइल करनी होगी वो इजी हो जाएगी। जीएसटी जितना होगा उसका सारा हिसाब अच्छे से रहेगा। जो कंपनी के रूल्स हैं वो सारे फॉलो किए जाएंगे अपने आप ही, जब डबल एंट्री सिस्टम भी फॉलो कर रहे हो। जो मेजर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है डबल एंट्री सिस्टम का। तो ये बेनिफिट्स भी रहते हैं। इक्वल अमाउंट ऑन ईच डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब इसमें क्या है, जो पेन वाली मैंने एग्जांपल दी है, बिस्किट वाली एग्जांपल दी या फिर मशीनरी वाली एग्जांपल दी, इसमें क्या है, आपने पेन खरीदा 5 रुपये का, 5 रुपये की कॉस्ट थी पेन की, जो सेलिंग कॉस्ट थी आपको, जो आपने जो खरीदा आपको बेचा गया है, उसके बदले में आपने 5 रुपये पे किए हैं। तो सेलर को क्या हुआ, जो MRP पे बेचा, जो 5 रुपये की चीज़ थी, उसके बदले में उसने 5 रुपये ले लिए। आपके पास 5 रुपये का प्रोडक्ट आया है। इसी तरह बिस्किट, उसकी भी मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस 10 रुपये थी, उसने 10 रुपये का सामान बेचा, आपको बदले में 10 रुपये ले लिए। आपने 10 रुपये का सामान खरीद लिया, बदले में 10 रुपये दे दिए। सेम मशीनरी के केस में 1 लाख की मशीनरी खरीदी, 1 लाख की मशीनरी ले ली, उसके बदले में 1 लाख की कैश पेमेंट कर दिया, बैंक से या चेक से पेमेंट कर दिया आपने, बैंक अकाउंट से कम हो गया। अब इस केस में आप एक चीज़ नोट करो कि जितने की आपने अमाउंट पे की है, 5 रुपये की या 10 रुपये की या 1 लाख की, आपको जो प्रोडक्ट है वो भी उतने ही कॉस्ट प्राइस का मिल रहा है। ये नहीं कि आपने 1 लाख की पेमेंट कर दी, उसने उठा के आपको मशीनरी जो 50,000 वाली दे दी, या फिर आपने सपोज करो 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट के लिए 10 रुपये पे किए, उसने आपको 5 रुपये वाला पैकेट पकड़ा दिया। ये तो नहीं होगा। आप लोगे तो उतने ही वाला, जितने आपने पेमेंट की है उतनी वैल्यू की ही कोई चीज़ लोगे, उतने की ही कंसिडरेशन होगी, उतने का ही गिव एंड टेक होगा जितने की आप सोच के गए हो कि अगर मैं 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरे को 10 रुपये का ही प्रोडक्ट मिले या सर्विस मिले। अगर मैं 1 लाख खर्च कर रहा हूँ, मेरे को उसी वैल्यू की ही प्रोडक्ट और सर्विस मिले। इसी वजह से दोनों अमाउंट जो है हमेशा इक्वल रहती हैं। जितना आप सामान ले रहे हो जितने वैल्यू का, उतना ही आपकी वैल्यू पे करनी पड़ रही है, या जितने वैल्यू का आप सामान बेच रहे हो उतने ही वैल्यू आपको रिसीव होगी। तो ये रूल कहता है कि इक्वल अमाउंट ऑन ईच डेबिट एंड क्रेडिट साइड। जितना डेबिट में अगर 1 लाख यहाँ पे होगा तो 1 लाख ही क्रेडिट में होगा। अगर यहाँ 10 रुपये होंगे तो यहाँ भी 10 रुपये ही होंगे। अगर यहाँ 100 रुपये होंगे तो यहाँ भी 100 रुपये ही होंगे। हमेशा कहने का मतलब है इक्वल रहेगा। और जैसे मैंने इस थर्ड पॉइंट में मैंने बोला था 2 और मोर देन 2 अकाउंट्स इन सिंगल ट्रांजेक्शन्स। इस केस में क्या है कि मान लो हो सकता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डेबिट अकाउंट हो, एक सिंगल क्रेडिट अकाउंट हो सकता है 2 से ज़्यादा क्रेडिट अकाउंट हो या सिंगल डेबिट अकाउंट हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स में जैसे एंट्री आएंगी ना, ये कंसेप्ट आएगा 2 या 2 से ज़्यादा वाले अकाउंट्स वाला। अभी हम इसको नहीं समझेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर 2 से ज़्यादा अकाउंट्स भी हैं, 3 है या 4 अकाउंट्स भी इन्वॉल्व है ना, उसमें हाँ उसमें ये नहीं रहेगा कि अगर 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ऑब्वियस है उसमें से 3 में से तो ओड नंबर है। जैसे हो सकता है डेबिट के ज़्यादा अकाउंट्स हों या क्रेडिट के ज़्यादा हों, इक्वल तो हो नहीं सकते। 4 में हो सकता है कि 4 में भी ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ना हो सकता है 3 डेबिट के हो 1 क्रेडिट का हो, या हो सकता है 3 क्रेडिट के हो 1 डेबिट का हो, या हो सकता है 2-2 का हो, कुछ भी मतलब हो, रेशियो हो सकती है डेबिट और क्रेडिट की अगर 2 से ज़्यादा अकाउंट्स है तो। लेकिन एक चीज़ हमेशा कॉमन रहेगी, वो क्या रहेगी, अमाउंट। ओवरऑल क्रेडिट में कितना अमाउंट आएगा
तो डेबिट में ही उतना ही अमाउंट रहेगा। अगर चाहे इसमें 3 अकाउंट में क्रेडिट के 3 अकाउंट है, उसमें अलग अलग अमाउंट बना के 1 लाख बन रहा है, तो डेबिट में भी ओवरऑल सिर्फ 1 लाख ही बनेगा। अगर डेबिट में अलग अलग अकाउंट है उनमें 1 लाख बन रहा है, तो क्रेडिट में भी ओवरऑल 1 लाख ही बनेगा। ठीक है, तो इस डबल एंट्री सिस्टम को ना हम एक ना एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक कार डीलर है, कार ओनर है, ठीक है, उसका शोरूम है, उसको मैं ब्रैकेट में कर दूँ, एक कार डीलर ओनर ऑफ शोरूम इसको बोलते हैं। सेल अ कार टू कस्टमर फॉर ₹8 लाख, कस्टमर पेड अमाउंट बाय चेक। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक कार डीलर है, अब कार खरीदने गए हो कोई शोरूम में किसी पर्टिकुलर कंपनी की, तो उसने आपको कार बेची, 8 लाख रुपए की कार थी, बदले में आपको चेक से पेमेंट की। ऑब्वियस सी बात, आप कार खरीदने जा रहे हो तो 8 लाख तो आप कैश लेके चलोगे नहीं, इतनी अमाउंट एक बार में कैश पे भी नहीं कर सकते, इनकम टैक्स अथॉरिटी कंसर्न की वजह से तो आपसे पूछेगी कितना कैश क्या कहाँ से आया, तो वो बात की दूसरी बातें अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप चेक से पेमेंट कर रहे हो। अब इसमें लेक्चर में आप ये भी सोचोगे कि 8 लाख की कोई कार खरीदता है, डाउन पेमेंट करते हैं, EMI करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स करते हैं, वो अलग मैटर है। ये सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए कि हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं 8 लाख की। तो उस केस में क्या होगा, अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा, ये डबल एंट्री सिस्टम में कैसे काउंट होगी। अब हमने कार बेची, हम कार शोरूम वाले हैं, तो हमारी जो बुक्स बनेगी बुक ऑफ कार शोरूम, मतलब जो कार का शोरूम है वो अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग की। तो उसमें वो क्या शो करेंगे कि इफेक्ट क्या आएगा कि बैंक बैलेंस जो होगा हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा 8 लाख से। जो हमारा कार शोरूम का बैंक अकाउंट होगा उसका बैलेंस 8 लाख से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो चेक आएगा हम उस चेक को जमा करेंगे कार शोरूम के अकाउंट में, हमारा बैलेंस बढ़ा देगा, हमारे पास कैश आ जाएगा इनडायरेक्टली कैश चेक की फॉर्म में हमारे अकाउंट में। दूसरा उसका इफेक्ट क्या होगा, हमने कार सोल्ड की है कस्टमर को 8 लाख की, तो उसके बदले में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट था हमने उसको प्रोडक्ट दे दिया, हमने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, हमसे प्रोडक्ट चला गया है। इसका मतलब क्या बन गया कि हमने गिव एंड टेक का किया है, हमने 8 लाख की कार जो है उसको दी है, बदले में 8 लाख चेक से पेमेंट ली है उससे। तो ये हमारी एंट्री करना चाह रही है। अब इसमें डबल एंट्री सिस्टम कैसे हो जाता है कि जो 8 लाख होंगे, जो डबल एंट्री सिस्टम बोलता है 8 लाख डेबिट हो जाएंगे कंपनी के अकाउंट में, कार शोरूम ओनर के अकाउंट में या कार शोरूम के अकाउंट में, जो कंपनी का अकाउंट एक ऊपर रहेगा। क्रेडिट क्या होगा, जो कार है उसने जो प्रोडक्ट बेचने के लिए रखा ही अपनी शोरूम में, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डबल एस्पेक्ट हो गया। अब अमाउंट भी देख लो आप, इसमें दोनों में 8 लाख ही है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाता है इससे कि इक्वल अमाउंट ऑन ईच डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अब ये एक और पॉइंट था कि 2 और मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन सिंगल ट्रांजैक्शन। फिलहाल इसमें 2 ही अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट के इफेक्ट करेगा कंपनी के, जो कंपनी का बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, कंपनी ने कार सेल की है, कंपनी का एक प्रोडक्ट कम हो गया, जो स्टॉक है वो एसेट का पार्ट है, वो आगे चल के हम करेंगे। इतना समझो कि बस ये स्टॉक एसेट का पार्ट है, तो हमारा एसेट कम हो जाएगा, 8 लाख का स्टॉक कम हो जाएगा। उसके बाद है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एंट्री। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एंट्री कैसे रहेगा, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, हमारा स्टॉक कम हो गया है एक अकाउंट में से, स्टॉक के अकाउंट में से हमारे पास कैसा चेक रिसीव हुआ है, हमारे बैंक में आया है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट होगा उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देगा। इससे क्या करेंगे, इसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करें, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जो प्राइम बुक होगी उसको एंट्री की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री की फॉर्म में जब रिकॉर्ड करते हैं ना, पहले डेबिट लिखते हैं, डेबिट की अमाउंट लिखते हैं, फिर क्रेडिट की अमाउंट लिखते हैं। दूसरी बात, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, हमने कार सेल कर दी। जब हम एंट्री लिखते हैं ना, उसके सिर्फ अकाउंट्स को मेंशन करते हैं। पूरी एंट्री लिखने के बाद अकाउंट्स को लिखते हैं, जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट। वो एंट्री में नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक्स होंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जब ये टॉपिक आएगा तब अच्छे से एलैबोरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा मैं। फिलहाल तो बस आप एंट्री का ये समझो कि एंट्री में लिखना क्या होता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, बैंक अकाउंट लिख दिया जाएगा, और नीचे लिख दिया जाएगा यहाँ पे स्टॉक अकाउंट में जो भी आपने स्टॉक जो गया आपका क्रेडिट हुआ। नीचे नरेशन में लिखा जाता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन थी वो किससे रिलेटेड थी, उसमें लिख दिया जाएगा। बस एक लाइन लिख दी जाएगी कि हमने कार सेल की थी, चेक बदले में चेक लिया था 8 लाख का। वो जब एंट्री हम लोग प्रॉपर जर्नल का चैप्टर आएगा उससे पहले एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी, तो मैं बताऊंगा कि
पूरा प्रॉपर फॉर्मेट कैसे रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्या वर्ड्स यूज़ करने चाहिए उसमें, कौन कौन से अकाउंट्स को कैसे लिखना है, वो पूरा जब जनरल का चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री रिकॉर्ड कैसे करनी है। तो बस आपको डबल एंट्री सिस्टम समझाने के लिए मैंने अभी जो बताया है वो ऐसे रिकॉर्ड करना है। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम क्या है ना, जो हमारी पूरी अकाउंटिंग है ना, टाइम टू टाइम जैसे चैप्टर्स आएंगे, टॉपिक्स आएंगे, जिसमें जो भी सिलेबस हम कवर करेंगे, सारा डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को ही फॉलो करके आगे बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन थी डबल एंट्री सिस्टम के लिए। अब हम इसके कुछ फीचर्स करते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। तो ये था हमारा डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके अभी फीचर्स करने हैं, अभी सिंगल एंट्री सिस्टम भी करना है। अगर वो हम अभी करने बैठेंगे तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आपको रिवाइज़ करने में भी प्रॉब्लम आएगी। इतना बड़ा लेक्चर देखने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके जो नोट्स होंगे आपको टेलीग्राम के ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, जितने ज़्यादा बच्चे हो सकें जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो सके, और साथ ही साथ हमारे लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जा रही है उस टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उससे जुड़िए जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़िए, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को या और जानने वालों को बताइए लीडिंग क्लासेस के बारे में, उससे सब्सक्राइब करने को बोलिए। थैंक यू।